हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। और साथ ही साथ में उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तो वहाँ हम सीखेंगे कि कोई भी कंपनी को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, और साथ ही साथ में जो हमारा इंटरफेस था उस इंटरफेस के बारे में पढ़कर उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहले हम अपना थ्योरी पोर्शन जो इम्पॉर्टेंट है वो कवर करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ जाएंगे। ये हमारा क्लास 2 है। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा है, जस्ट बिकॉज हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, तो क्लास 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ जाके उसे चेक कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो टोटल हैं वो जैसे 3 और 4, इन 4 टैब्स के अंदर हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, जिसे हम एक एक करके समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं। पहला जो आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल आता है वो आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि जब मैं बोल रही हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जब मैं आपको बोल रही हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कोई सेट रूल्स एंड सेट रूल्स क्यों बनाए गए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब भी हम कोई काम करते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। अगर इस क्यों का जवाब ना मिले तो वो चीज़ बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट लगती है समझने में। तो इसीलिए प्रिंसिपल्स का मतलब होता है, सबसे पहले ये समझिए सेट रूल की मतलब कि कुछ, जैसे हम नहीं बोलते सिद्धांत, कि हमारे तो ये सिद्धांत है, मैं इसी अकॉर्डिंग चलता हूँ। दैट मीन्स उसने अपने लिए कोई सेट रूल्स बना लिए हैं, वो इसी अकॉर्डिंग करता है। हम यहाँ पे जो टैली के अंदर करते हैं, टैली के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। ओके फाइन। तो यहाँ पे मैं किन रूल्स की बात कर रही हूँ? जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। पहली चीज़ ये कि किन के रूल्स की बात करी जा रही है? अकाउंटिंग के रूल्स की बात की जा रही है। दूसरी चीज़, इसकी ज़रूरत क्यों है? क्या ज़रूरत है? बिना रूल्स के नहीं कर सकते क्या? देखो, एक तो चीज़ होती है हमें करना है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी कि हम सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते, हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम भी चाहिए कि इस तरीके से सारी चीज़ हो, तो उस रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड समझा जाएगा। सिस्टम कैसे बनेगा? रूल से बनेगा। हम कोई प्रॉपर रूल्स लगा दें, इस तरीके से हमने चीज़ करनी है, और जब भी कोई चीज़ होगी वो इसी तरीके से होगी। तो हमने क्या बनाए? सेट रूल्स बनाए। वो रूल्स ही क्या हैं? आपके प्रिंसिपल्स हैं। तो समझ रहे हो, अगर आपको कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपको इन शॉर्ट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तीसरी, और क्या ज़रूरत है? क्यों हमने ये किया है? देखिए, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी समझाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो भी आप रिकॉर्ड बनाते हैं, राइट? वही फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का बनाते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं, तो वो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है। फिर उसको जब आप रिपोर्ट के फॉर्म में लेते हैं और उसमें से आउटपुट निकालते हैं, दैट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं? सेल्फ के लिए बनाते हैं, साथ में गवर्नमेंट के लिए बनाते हैं, साथ में इन्वेस्टर के लिए बनाते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी। साथ ही साथ में आप जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर कंपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के साथ। कॉम्पिटिटर के साथ अगर आपको देखना है कि आप ही का जैसा काम है उसका, आप ही के जैसा बिजनेस है उसका, एंड स्टिल वो कितना कमा रहा है, आप कितना कमा रहे हो, ये जानना है, तो दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा, दोनों के रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। वहाँ से हम पता लगा लेंगे कि अच्छा इसका प्रॉफिट इसका इतना है, सेकेंड वाले का प्रॉफिट उतना है। तो इसीलिए अगर दोनों ने सेम तरीके से अकाउंट्स बना रखे होंगे तभी तो आप सेम तरीके से उसको चेक कर सकते हो। व्हाट इफ़ अगर एक पर्सन ने, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेकेंड, एग्जाम्पल लेते हैं, ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। अभी दोनों का सेम बिजनेस है, दोनों का सब कुछ सेम है, और हम दोनों को इन दोनों का कंपेयर करना है, इन दोनों का बिज़नेस का कंपैरिजन करना है, कौन कितना अर्न करता है, कौन कितना ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग करता है।
तो यहाँ पे मुझे दोनों के अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे। क्या चेक करना पड़ेगा? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। जब मैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करूँगी तो उसमें मुझे, अगर मान लीजिए इसने कुछ और डेबिट क्रेडिट किया हुआ है, इसने कुछ और तरीके से बनाया हुआ है, इसने कुछ और तरीके से बनाया हुआ है, तो क्या मैं पता कर सकती हूँ दोनों के बारे में? हो सकता है ये किसी चीज़ को किसी चीज़ को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मानता है और उसे रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन ये उस चीज़ को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं मानता तो ये रिकॉर्ड नहीं करता। तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ दिखेगा, जबकि इसका एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं है। इसका प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ दिखेगा, इसने तो हर एक चीज़ को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मान के रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन ये रूल्स के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं मानता है, तो इसका प्रॉफिट वैसे नीचे दिखेगा। बट क्या एक्चुअल में इसका नीचे है? नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन अगर दोनों की सेम तरीके से नहीं होगी तो हम इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कैसे मान लेगी किसके रिकॉर्ड सच्चे हैं और किसके अच्छे नहीं हैं, किसके सच्चे नहीं हैं, किसके सही नहीं हैं? तो ये चीज़ समझने के लिए आपको एक तरीका डेवलप करना पड़ेगा और उसी तरीके से चलना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ होगी। तो हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग ये चीज़ क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते। देखिए, तो दिस इज़ द नीड ऑफ द प्रिंसिपल, कि हम लोगों को प्रिंसिपल की ज़रूरत क्या है ताकि हम कंपेयर कर सकें, उसे सेट रूल्स के अकॉर्डिंग बना सकें। सबसे पहले आपका आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये पहला प्रिंसिपल आपको क्या कहता है? एंटिटी मतलब क्या? किसी का, या तो कोई एंटरप्राइज जो आपकी शॉप होती है, कोई शोरूम होता है, या आप कह सकते हो पहचान। ठीक है, कि एंटरप्राइज आपकी एक अलग पहचान है, जो बिज़नेस है उसकी अपनी एक अलग पहचान है। अलग पहचान सिर्फ कहने के लिए नहीं है, लीगली उसकी अलग पहचान है। मान लीजिए मैंने कुछ गलत किया है और एक तरफ मेरे फ्रेंड है, उसने कुछ गलत किया है, तो अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे ही सारा जितने भी रूल्स हैं, सेट रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे फ्रेंड को मिलेगा, है ना। मैं लीगली एक अलग पर्सन हूँ, वो लीगली एक अलग पर्सन है। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मुझ पे आएगा, मेरा फ्रेंड कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर आएगा। ऐसा नहीं है कि उसका किया हुआ मुझ पे आ जाएगा। तो ठीक वैसे ही बिज़नेस की अपनी एक लीगल एंटिटी होती है। अगर बिज़नेस कुछ गलत करता है तो वो बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, किसी और के ऊपर नहीं डालेगी। एंड सेपरेट मतलब क्या? अलग पर्सनैलिटी होती है। दैट मीन्स उसकी अलग लीगल पहचान है। आप समझे क्या बोल रहा है? अलग लीगल पहचान है। दैट इज़ योर सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को शूज़ का बिज़नेस करना था, तो उन्होंने ना एक बिल्डिंग खरीदी। इसके अंदर ये बिल्डिंग खरीदी, उसमें फिर सारे शूज़ का स्टॉक डाला। 10 लाख का बिल्डिंग खरीदी थी, 10 लाख की। तो इसके अंदर पैसा लगाया और इस बिल्डिंग का जो बिज़नेस था ना, उसका नाम रखा था इन्होंने XYZ लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड जब अपने रिकॉर्ड्स बनाएगा ना, तो वो क्या क्या चीज़ें लिखता है, मैंने आपको बताया था। एसेट्स भी लिखता है, लाइबिलिटी भी लिखता है। एसेट मतलब क्या? जिन चीज़ों से पैसा आ रहा है वो लिखता है, और साथ में जिन लोगों से कर्जा ले रखा है वो सब कुछ भी लिखता है। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है। तो इधर एसेट्स लिखेगा, कर्जे में वो ये भी लिखेगा कि मिस्टर एक्स कैपिटल, कर्जे की साइड में लिखेगा वो, मतलब लाइबिलिटी साइड में लिखेगा। वो क्यों लिखेगा? क्योंकि बिजनेस अपने आप को एक अलग एंटिटी की तरह तो ट्रीट करता है। कहता है मैं एक अलग एंटिटी हूँ, मैंने तुमसे पैसा लिया है, 10 लाख की बिल्डिंग ली है, 10 लाख का शूज़ लिए हैं, मैंने तुमसे लिया है, मैं भी तुम्हें एक दिन चुकाऊँगा, तो मैं इसे तुम्हारे नाम से लिख रहा हूँ अपने रिकॉर्ड में। वो ये नहीं कहते, ऑल्दो मिस्टर एक्स ही उसका ऑनर है, स्टिल वो उसको अलग कंसिडर करता है। तो जब भी आपका बिजनेस होता है उसकी अलग पहचान होती है, वो एक अलग एंटिटी होता है, एंड जो ऑनर है उसकी अपनी एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, बिज़नेस पे कोई भी केस कर सकता है और बिज़नेस भी किसी पे भी केस कर सकता है, ये बात याद रखें। उसके बाद आपका जो आता है, हम देखते हैं नेक्स्ट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको क्या कहेगा? सिंपल सी चीज़ है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद होगी तो एक चीज़ याद होगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स कि हम लोग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती है। एंड फाइनेंशियल नेचर क्या होता है? जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है ना।
ये मैंने आपको बताया था। तो यही आपका कॉन्सेप्ट बोलता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स जिन ट्रांजैक्शन को आप मनी में मेज़र कर सकते हो, जिनको आप मनी में मेज़र कर सकते हो, सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करो, बाकियों को रिकॉर्ड मत करो। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था जिस टाइम अकाउंटिंग करवा रही थी कि मिस्टर एक्स हैं, उनका एक स्टाफ है, सेल्स पर्सन है जो कि बहुत अच्छी सेल्स करता है। अब सेल्समैन को जो कमीशन देंगे वो तो हम रिकॉर्ड करेंगे कि उसने 1000 रुपये कमीशन के लिए तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन सेल्समैन का बहुत अच्छा बिहेवियर, बहुत अच्छा टैलेंट है, ये थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे, ये थोड़ी ना रिकॉर्ड किया जाता है। सो दैट इज़ द थिंग कि हम लोग सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के टर्म्स में मेज़र की जा सकती है। दैट इज़ योर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपके पास जो आता है वो आता है, हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हम लोग इसको करते हैं। द नेक्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है, ये कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि जब भी आप कोई डिसीजन लो, जब भी कोई आप डिसीजन लो, तो एक अजम्पशन के साथ लो। अजम्पशन क्या होगी? अजम्पशन का मतलब होता है मान लो। हम कहते हैं ना कि लेट्स एज्यूम, तो अज्यूम का मतलब क्या? अजम्पशन। अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ऐसा कुछ है और फिर हम कोई डिसीजन लेंगे। ये चीज़ अभी है नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं। हम मान के क्या चलते हैं कि बिज़नेस जो है वो बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाला है और वो जल्दी से बंद नहीं होने वाला है। हम नहीं चाहते, हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चाहते हैं और हम हमेशा ये सोचते हैं कि अभी जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ अपने फ्यूचर में काम आएगा, मेरा बिज़नेस बहुत लंबा चलने वाला है, वो कोई छोटे से टाइम पीरियड के लिए नहीं है, मुझे जल्दी से इसे बंद नहीं करना है, ये सोच कर चलता है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन इन द बिजनेस। दैट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सेज, ठीक है, आपका प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आप थोड़ा अच्छा सोचो। उसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड का अजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड का अजम्पशन ये देखते हैं, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन आपको क्या कहती है कि अजम्पशन का मतलब तो क्या, मान लो, ठीक है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट भी लिख के चलेंगे कि अकाउंटिंग पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मली जो आपका कैलेंडर ईयर होता है, जैसे मैं बोलती हूँ कैलेंडर देखे होंगे ना, तो कैलेंडर कैसे आते हैं? 1 जनवरी 2024 में इसी साल का दे रही हूँ, तो 31 दिसंबर 2024 ऐसे आएगा आपका कैलेंडर। तो दैट इज़ योर कैलेंडर ईयर। लेकिन व्हेन आई टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल क्यों? क्योंकि हम सारी की सारी फाइनेंशियल चीज़ें ही तो कर रहे हैं, मतलब पैसों से रिलेटेड ही तो कर रहे हैं। बिजनेस इज ऑल अबाउट द मनी। तो बिजनेस अगर बात करें तो फाइनेंशियल चीज़ों की बात करें, फाइनेंशियल चीज़ों की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमारा होता है 1 अप्रैल 2024 से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च 2025। देखिए मंथ्स उतने ही हैं, यहाँ पे भी 12 मंथ्स है, यहाँ पे भी 12 मंथ्स है, वही वाली बात पड़ती है। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से बनता है। इसीलिए जो भी हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स करते हैं ना, मेंटेन करते हैं हम रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, वो हम कौन सी डेट से शुरू करते हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च का बनाते हैं। 31 मार्च को जब ख़त्म होगा फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। इस तरीके से 31 दिसंबर को नहीं करते हैं, 31 मार्च को करते हैं। तो जब भी हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाले अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ योर अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या आया। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या प्रिंसिपल कर लिए हैं, देखो इसको एक बार पढ़ के बताती हूँ। फिक्स टाइम पीरियड फॉर डूइंग ऑल अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग वाला पीरियड। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ये दोनों कॉम्पिटिटर है। इफ़ दे वांट टू कंपेयर देयर ग्रोथ देन दे हैव टू डू सेम पीरियड अकाउंटिंग। अगर उन दोनों को सेम करना है तो लास्ट 365 डेज़ का देखना है, या आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का देखना है, या इस ईयर का देखना है फाइनेंशियल। अब वो बंदा जनवरी टू दिसंबर की सेल लगा रहा है, ठीक है, जनवरी टू दिसंबर की सेल लगा रहा है, और आप लगा रहे हो अप्रैल टू मार्च की, तो सेम नहीं हो सकती है, सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि सीज़न बदलते हैं। हो सकता है आपका काम ऐसा हो कि पर्टिकुलर सीज़न में चलता है, नहीं चलता है, सभी तरीक़ों से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। जब फाइनेंशियल ईयर आपका सेम रहेगा उसके बाद आप उसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड में हमारे पास आता है कौन सा प्रिंसिपल,
दैट इज़ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, 4 कर लिए ना, 5th आता है हमारे पास फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर जैसा आपको बोल रहा है, प्रिंसिपल मतलब तो रूल हो गया कि ये रूल है, क्या है, फुल्ली डिस्क्लोज करो। क्या करो, फुल्ली डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज आप कोई चीज़ में कहाँ डिस्क्लोज कर सकते हो, आप बनाते क्या हो, रिकॉर्ड्स बनाते हो, तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स में डिस्क्लोज करना है। एक तो ये बात आ गई कि कहाँ डिस्क्लोज करना है, रिकॉर्ड्स में डिस्क्लोज करना है। अब बात आती है, एक तो ये था कहाँ, अब क्या डिस्क्लोज करना है, ये आएगा क्या डिस्क्लोज करना है, तो कहेगा ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट्स योर डिसीजन या विच अफेक्ट्स योर बिजनेस। ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो अगर आपके बिज़नेस को अफेक्ट करती है तो आप उसे डिस्क्लोज़ करेंगे। तो अब आप मुझे कहेंगे कि मैम कमाल की बात करती हो, एक तरफ कहती हो रिकॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, और अब आप कह रही हो कि फाइनेंशियल नेचर की हो या नहीं हो, रिकॉर्ड तो सारा करना है। तो देखिए सर, जब आप रिकॉर्ड, एक तरफ तो आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, दैट इज़ राइट, और एक होता है नोट्स टू अकाउंट। क्या होता है नोट्स टू अकाउंट, जो कि है ना आप एक तरीके से बैलेंस शीट आपकी होती है, एक बैलेंस शीट जहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ों को लिखते हो ना कि आपके पास कितना कर्जा है, कितने एसेट्स हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। उसके साथ ना एक अटैचमेंट सी रख देते हो, एक डॉक्यूमेंट सा रख देते हो, जिसके अंदर आप ये बताते हो कि ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने की है ना, कि मेरे पास इतना कर्जा है, मेरे पास इतने एसेट हैं, ये कैसे निकल के आए हैं। तो उसी नोट्स टू अकाउंट में आप ये भी लिखते हो कि मैंने ना ये सोच रखा है, मैंने ये डिसीजन लिया। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लीजिए आपको स्टॉक का इवैल्यूएशन करना है, स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। स्टॉक मतलब क्या था, गुड्स क्या थे, शूज़। गुड्स क्या होते हैं, जिसमें आप डील करते हो, ठीक है। अगर आपको इसका वैल्यूएशन करना है तो दो काफ़ी तरीके से हो सकता है, एक होता है फीफो, एक होता है लीफो, लास्ट में फर्स्ट आउट, एक होता है वेटेड एवरेज। ये आप सीखोगे आगे, ये सारे ना मेथड्स हैं कैलकुलेशन के, मेथड्स हैं। अकाउंटिंग में कोई भी पर्टिकुलर काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अभी मैं बिज़नेस कर रही हूँ, मुझे पसंद आया कि यार फीफो ईजी है, तो मैंने फीफो मेथड यूज़ कर लिया। अभी आप मेथड में मत जाइए, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मेथड क्या है, वो चीज़ हम आगे समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसको करने के लिए 3 मेथड लगते हैं, और तीनों ही मेथड ठीक हैं, और हमेशा उस बिजनेसमैन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड लगाएगा। तो अभी मेरा मैंने फीफो किया, किसी और का उसने लीफो किया, किसी ने वेटेड एवरेज किया। तो अब आप एक बात बताओ, अकाउंट आपने बना लिए, प्रॉफिट आपने निकाल लिया, सारा काम आपने कर लिया, लेकिन ये तो कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ। ये चीज़ तो क्या ये फाइनेंशियल नेचर की चीज़ है कि मैं अपने स्टॉक की वैल्यूएशन कर लूँ, और मान लो मेरा स्टॉक आ रहा है 10 लाख, दैट्स ग्रेट, 10 लाख आ रहा है तो मैंने 10 लाख तो लिख दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया मैंने कैसे सॉल्व किया है। मैं फीफो से किया, लीफो से किया, वेटेड एवरेज से किया, क्योंकि तीनों से आंसर अलग आते हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो अब अगर मैं ये नहीं लिखूंगी कि मैंने फीफो से किया है, लीफो से किया है, वेटेड एवरेज से किया है, तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि उसने कौन से मेथड को यूज़ किया है, मतलब मैंने कौन से मेथड को यूज़ किया है और उसको यूज़ करके मैंने ये आंसर निकाला है, ये तो नहीं समझ आएगा उसे, राइट। तो अगर मैं अपने नोट्स टू अकाउंट में, मतलब जो साथ में अटैच कर रही हूँ डॉक्यूमेंट नोट्स टू अकाउंट में, ये लिख दूँ कि मैंने जो इन्वेंट्री या फिर मैं कहूँ मैंने जो स्टॉक वैल्यूएशन किया है वो मैंने फीफो से किया है, तो अब जब वो मेरे अकाउंट्स चेक करेगा, मेरा प्रॉफिट चेक करेगा, साथ में फिर मेरे जाके नोट्स टू अकाउंट चेक करेगा और वहाँ लिखा मिलेगा अच्छा इन्वेंट्री फीफो से किया है, तभी प्रॉफिट इतना आ रहा है, ठीक है। मैंने कुछ भी उससे छुपाया नहीं। तो आपका प्रिंसिपल ये कहता है कुछ भी छुपाना नहीं है, आपने सब कुछ डिस्क्लोज करना है कि आप कौन सा मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मेथड्स के बारे में कि आपको कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो आपको बताना है।
दैट इज़ योर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। उसके बाद आपके पास आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का एक एग्जाम्पल समझेंगे, फिर मैं आपको यहाँ समझाऊंगी, मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। देखो पहले मैं इसका नाम लिखती हूँ रेवेन्यू, फिर हम लिखेंगे रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि कब रिकॉर्ड करें, कब रिकॉर्ड करें। एंड रेवेन्यू का मतलब क्या है, इनकम। यस, जो भी रेवेन्यू मतलब जो पैसा आया है दैट इज़ योर रेवेन्यू, जो आपने कमाया है दैट इज़ योर रेवेन्यू। तो अभी बात आती है कि कब रिकॉर्ड करें। तो ये बात तो मैंने पहले बोली थी, जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन होती है आप रिकॉर्ड कर लो। तो मैम इसमें सोचने जैसा क्या है, जब हम पैसा आएगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे, उसमें दिक्कत क्या है। नहीं, मान लीजिए एक ये पर्सन है मिस्टर जोसेफ, और ये ना कॉन्ट्रैक्टर है, इन्हें एक प्रोजेक्ट मिला कि इन्हें 2 बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। और पूरा प्रोजेक्ट का जो उनको पैसा मिलेगा ना वो 5 करोड़ मिलेगा। कितना मिलेगा, पूरा 5 करोड़ मिलेगा। अभी क्या किया ना, जोसेफ ने अक्टूबर में शुरू किया और एक बिल्डिंग बना दी। दिसंबर आ गया, दिसंबर 24, ये बिल्डिंग तो उन्होंने बना दी। तो एक बिल्डिंग और एक बिल्डिंग और बनानी है, 2 बिल्डिंग बनानी थी ना। ये वाली वो कह रहे हैं कि वो जून में कंप्लीट कर देंगे। कब कर देंगे, जून 2025 में कंप्लीट कर देंगे। और ये बिल्डिंग इन्होंने दिसंबर 2024 में कंप्लीट कर दी। अब लेकिन आपका तो मार्च 2024 में ही आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा, और जून 2025 की जब बारी आएगी, जब ये दूसरी बिल्डिंग बन जाएगी, तब जाके मिस्टर जोसेफ को पैसे मिलेंगे, जोसेफ को 5 करोड़ रिसीव होंगे। ठीक है, सारे सिनेरियो समझ आया। एक बार और समझाती हूँ। ये मिस्टर जोसेफ हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्रोजेक्ट मिला, 2 बिल्डिंग बनानी है। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 5 करोड़ की है। अक्टूबर में उन्होंने शुरू किया, दिसंबर में एक बिल्डिंग बना दी। दिसंबर की बिल्डिंग बनते ही उन्होंने काम कर लिया। उसके बाद दूसरी बिल्डिंग जो तैयार होगी वो जून तक तैयार होगी, और जून में जाकर मिस्टर जोसेफ को 5 करोड़ मिलेंगे। अब मुझे बताओ, जोसेफ को अगर दिसंबर का अकाउंट बना रहा है तो दिसंबर के अकाउंट में क्या कोई रेवेन्यू दिखाएगा? क्या वो लिखेगा कि उसने कोई कमाई कर रखी है? तो आंसर इज़ यस, लिखेगा। अब सोच के देखिए, हमारे 2 बिल्डिंग के 5 करोड़ दे रहा था, सेम तरीके की बिल्डिंग है, सब कुछ सेम है, तो 2 बिल्डिंग के वो 5 करोड़ दे रहा था। तो एक बिल्डिंग का कितना हुआ, 2.5 करोड़। और यहाँ पे आके इंजीनियर ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ जी काम पूरा है, बिल्कुल सही बिल्डिंग बनाई है, सब कुछ है, सारी पेमेंट करवा देंगे। तो क्या उसने दिसंबर तक 2.5 करोड़ का काम कर दिया है? दिसंबर तक 2.5 करोड़ का काम कर दिया है, और उसके काम को सर्टिफिकेशन भी मिल गया है। तो क्या दिसंबर तक उसने वो कमा लिया है, रिसीव नहीं किया? देखो, कमाना होता है कि आपने वो काम कर दिया। आपका अगर कोई प्रोडक्ट बिजनेस है तो आपने प्रोडक्ट भेज दिया, दैट मीन्स आपका काम आप अपने एंड से कर चुके हो, पेमेंट आ जाएगी, एक्चुअल कैश रिसीव हो जाएगा बाद में। तो ठीक वैसे ही एक्चुअल कैश बाद में रिसीव हो जाएगा। कमा तो आपने लिया है ना, कमा तो आपने लिया ही है, तो इसीलिए आप दिसंबर में 2.5 करोड़ को रिकॉर्ड कर लेंगे। आप जून तक का वेट नहीं करेंगे कि मैं जून में 5 करोड़ कमाऊँगा, 5 करोड़ रिसीव करूँगा। जून में तो खाली 2.5 करोड़ कमाऊँगा, 2.5 करोड़ तो मैंने दिसंबर में, मैं आज प्रोजेक्ट कैंसिल कर दूँ तो क्या मुझे 2.5 करोड़ नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं कमा चुका हूँ। तो इसीलिए दैट इज़ योर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। मैं आपको ये पढ़वा भी देती हूँ। सेम सिनेरियो लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे एक बिल्डिंग बन चुकी है दिसंबर 2024 तक। टोटल प्रोजेक्ट 5 करोड़ का था, उसने 2.5 करोड़ कमाए दिसंबर तक, बट उसने रिसीव किए 5 करोड़ जून में। तो हाउ हैंस व्हेन विल वी रिकॉर्ड अमाउंट एंड हाउ मच? तो दिसंबर 2024 में 2.5 करोड़ करेगा, जून 2025 में 2.5 करोड़ करेगा। इस तरीके से आपको करना होता है। अच्छा, इसके बाद आता है अक्रूवल प्रिंसिपल। अक्रूवल प्रिंसिपल भी देख लेते हैं। समझने के तौर पे तो ये सेम सा लगेगा आपको। अक्रूवल प्रिंसिपल कहता है, देखो 2 चीज़ें मैंने अभी भी आपको कही थी, 2 चीज़ें, एक होती है कमाना और एक होता है पैसे आ जाना। दैट मीन्स मनी रिसीव या कैश रिसीव। ठीक है, 2 चीज़ है, या तो आप उसको कमा लिया, मतलब क्या हमने बेच दिया, आ जाएगा पैसा, उधार में बेचा है,
एक होता है पैसा नहीं आया तो हम नहीं मानते उसको सेल हो गया है, तो ये चीज़ गलत है। हम लोग हमेशा कैश के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं कि पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, हम चलते हैं हमने कमा लिया तो। अब जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का शूज़ का बिज़नेस है, आप सभी को पता है शूज़ का बिज़नेस है। अब उसके पास कोई रिलेटिव आया, उसने पसंद कर लिए 10,000 के शूज़ पसंद कर लिए और वो लेके चला गया, कहता जी पेमेंट कर दूंगा, और मिस्टर एक्स कुछ बोल भी नहीं पाया, उसने कहा हाँ जी ले जाइए, घर की बात है। तो क्या वो आज अपनी सेल में इस 10,000 को नहीं दिखाएगा? उसको पता है कि उसने बेच दिए, पेमेंट आ जाएगी, 4 दिन बाद आ जाएगी, 5 दिन बाद आ जाएगी, महीने बाद आ जाएगी, तब आ जाएगी। तो हम लोग क्या उसको आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नहीं, हम उसे आज की आज में रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज़ योर अक्रूवल प्रिंसिपल सेज, जब कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसे हैंड टू हैंड रिकॉर्ड कर लो। ये वेट मत करो कि कब कैश रिसीव होगा और कब मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा। जब कैश रिसीव होगा तब लिख देना ना। आज मैं लिखूँगी वही कि उधार पर वो रिलेटिव मुझसे 10,000 के लेके गया। मैं कौन सा आपको कह रही हूँ कि ये लिख दो कि 10,000 का कैश सेल हो गई है। मैं तो आपको कह रही हूँ उधार में लिखो, उसको अपना डेटर बनाओ, उस रिलेटिव को अपना डेटर बनाओ। मैंने कहा था ना उधार में जब सेल करते हैं तो उसको डेटर बनाते हैं, तो उसको डेटर बनाओ, डेटर बना के लिखो, बट लिखो तो सही। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि ये लिख दो कि कैश आ गया, कैश जिस दिन आएगा उस दिन लिख देंगे। आज लिखेंगे तो सही, रिकॉर्ड तो करेंगे। रिकॉर्ड कैसे करेंगे? उसे डेटर बना के रिकॉर्ड कर लेंगे। सो दैट इज़ योर अक्रूवल प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। आपका यही समझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैचिंग प्रिंसिपल एंड उसके बाद आएगा प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसे थोड़ा ध्यान से समझना है मैचिंग प्रिंसिपल को। अब आता है मैचिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब तो होता है रूल, जो कि आपको पता ही है, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैचिंग का मतलब क्या है? मैच कराना है। मैच क्या कराना है? देखो हमारे पास 2 एक्सपेक्ट होते हैं किसी भी चीज़ में। एक होता है कॉस्ट होता है और एक होता है कॉस्ट लगा के जो उसमें हमें फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो गया, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, मतलब नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट किसी भी तरीके का फ़ायदा हो गया। मान लीजिए आपने कोई एडवर्टीज़मेंट कराई, एडवर्टीज़मेंट के लिए आपने शाहरुख खान को हायर किया, शाहरुख खान को हायर किया और कहा कि उसको 10 करोड़ देंगे, और उसका जो ऐड है ना वो 2 साल तक चलेगा, 2 इयर्स तक चलेगा, 2 इयर्स तक चलेगा। अब इसका जो बेनिफिट है, इस एडवर्टीज़मेंट का बेनिफिट है, क्या आप वो इसी 2024 फाइनेंशियल ईयर में ले रहे हैं? बताएं। नहीं, आप तो 2025 वाले फाइनेंशियल ईयर में भी लेंगे। तो क्या इस खर्चे को, 10 करोड़ को अभी पूरा रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि 10 करोड़ का खर्चा हुआ है? नहीं, इस साल के लिए अगर मैं सोचूं तो मैंने 5 करोड़ का ही खर्चा हुआ है। इस साल तो शाहरुख खान 5 करोड़ का ही मतलब मुझे उसका एडवर्टीज़मेंट पड़ेगा, क्योंकि अगले साल पड़ेगा 5 करोड़ का। तो वो तो 10 करोड़ का एक साथ हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन इस साल हमें फ़ायदा कितने का हो रहा है? क्योंकि मैंने 2 साल के लिए किया है, इस साल कितने का फ़ायदा हो रहा है? तो आपने कोई कॉस्ट लगाई, एडवर्टीज़मेंट की कोई कॉस्ट लगाई, जिससे फ़ायदा आपको इस साल कितना हो रहा है? केवल 5 करोड़ का। नेक्स्ट ईयर होगा 5 करोड़ का, तो इस साल आप कितना क्या लिखोगे? आप मैच करो, उतनी ही कॉस्ट लिखो जितने का इस बार फ़ायदा हो रहा है। तो आप अगर इस साल केवल 5 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है, मतलब इससे जो जनरेट हो रहा है, तो उतना ही कॉस्ट लिखो, 5 करोड़ ही कॉस्ट लिखनी है आपने। इस साल तो इस साल के नाम के तो आप 5 करोड़ लगाकर सेल जनरेट करोगे ना, इस साल थोड़ी ना 10 करोड़ यूज़ हो गए। तो आपको अपने जो भी फ़ायदा होता है उसको कॉस्ट के साथ उसको मैच करके लगाना पड़ता है। आपने कोई खर्चा किया है वो इसी पीरियड से रिलेटेड है तो इसी पीरियड में रिकॉर्ड करो, अदरवाइज़ उसको आगे भेज दो। ये आगे कैसे भेजा जाता है, क्या होता है, वो जब हम करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, जितना समझ आता है समझो, नहीं समझ आ रहा है, जो चीज़ थियोरी में नहीं समझ आती, कभी कभी होता है कोई चीज़ हमें थियोरी में नहीं समझ आती, तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब हमें समझ आ जाती है। तो डोंट कन्फ्यूज़, अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा है इट्स ओके, हम नेक्स्ट में समझ लेंगे। उसके बाद आता है प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल अच्छा है, प्रूडेंस प्रिंसिपल अच्छा है, प्रूडेंस। एंड इसका है ना बहुत जगह नाम आप कंजर्वेटिज्म भी सुनेंगे, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये पता है क्या कहता है? देखो बिजनेस करते करते आपको आता है एक्सपीरियंस। क्या आता है? एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस से आप कर सकते हो सिचुएशन हैंडल।
ये आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी और बिज़नेस के बारे में भी है। एक्सपीरियंस से आप कोई मिस्टेक अगर आपने पहले की होगी और वही सिचुएशन आ जा रही होगी तो आप नाउ यू नो हाउ टू हैंडल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ठीक वैसे ही जब आप बिज़नेस में डिसीजन लेते हो उसके बारे में है ये। मान लीजिए आप अपने एक्सपीरियंस से जानते हो कि आने वाला जो टाइम है, आने वाले जो 3 महीने हैं, मंथ्स है, उसमें ना अभी क्योंकि दिवाली का टाइम आएगा तो सेल बूम पे जाएगी, सेल बूम पे जाएगी तो अच्छी चीज़ है, तो हमारा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट होएगा, बल्ले 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 पार्टी बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉफिट होने वाला है तो उसमें क्या सोचना है, उसमें क्या हासिल करना, वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन मान लो दिवाली से पहले आते हैं श्राद्ध, श्राद्ध आते हैं, ठीक है, और इन दिनों ना कोई परचेजिंग नहीं करता, कोई नई चीज़ें नहीं खरीदता। मान लीजिए हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है कि इन दिनों कोई परचेजिंग नहीं करेगा, तो इसीलिए जो आपके बिज़नेस में है ना ये इफ़ेक्ट करता है। बिज़नेस की जो सेल है ना वो ड्रास्टिकली डाउन जाती है, ड्रास्टिकली डाउन जाती है। तो यहाँ पे उस पर्सन को ये पता है कि यार अब श्राद्ध आने वाले हैं, 20 दिन 15 दिन होने वाला है, तो ये हमारी सेल ना डाउन जाएगी, तो अब ऐसा मैं क्या करूँ जो मैं इसको इस टाइम पे भी अपना बिज़नेस कर सकूँ। तो उसने ना उस टाइप के प्रोडक्ट्स रख लिए जिस टाइप के प्रोडक्ट्स उस टाइम पीरियड में भी बिकते हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट रख लिए, मतलब जो श्राद्ध में भी बिकते हैं उस टाइप के प्रोडक्ट रख लिए। अब उसके पास क्या है, कस्टमर्स अभी भी हैं, सेल उसकी अभी भी है, तो इससे क्या हुआ, उसने एक डिसीजन ले लिया। या फिर मान लो ये प्रोडक्ट वाला नहीं रखना, ये वाला डिसीजन नहीं लेना उसको, ये वाला नहीं जम रहा है, ये वाला नहीं अच्छा लग रहा है। मान लीजिए उसने सोचा कि वैसे तो मैं वीकली जो मेरा खर्चा है, वीकली मैं अच्छा कमाता हूँ, मैं वीकली 10,000 खर्च करता हूँ घर पे, घर का एक्सपेंस ना मेरा वीकली 10,000 का है, लेकिन मुझे पता है अब आने वाली 20-15 दिन जितनी भी है मेरी सेल नहीं होगी, तो अब से ना मैं खर्चा 8,000 का कर लेता हूँ। ठीक है, उसने 3 हफ्ते पहले से शुरू कर दिया, तो 3 हफ्ते में ना उसको हर 2,000 जो उसने वीकली बचा है, 2,000 करके 6,000 बचा लिए, और इस वीक में इसकी ऑलरेडी 2,000 तक तो इनकम होएगी, तो ये 8,000 करके इस वीक भी अपना खर्चा चला ही लेगा। तो ये इसने क्या किया, ये इसने डिसीजन बनाया ताकि जब मेरा बुरा समय आए, जब मेरा वो 15-20 दिन का बुरा समय आए, तो मेरे पास इकट्ठे हों पैसे, मैं उससे डील कर पाऊँ, तो वो अभी से ही बचाने लग गया। तो इसने क्या किया, इसको बोलते हैं प्रोविज़न बनाना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोविज़न बनाना। तो बिज़नेस भी अपने लिए प्रोविज़न्स बनाता है। बिज़नेस क्या कहता है कि मैं ना पहले से ही क्या बना के रखूँगा, प्रोविज़न बना के रखूँगा। अगर मुझे फ्यूचर में कोई लॉस की अनुभूति हो रही है कि कोई लॉस हो सकता है, कोई सर्टेन लॉस है या कोई अनसर्टेन लॉस है, तो मैं उसके लिए पहले से ही कुछ पैसे अपने रखूँगा अकाउंट में या कहीं पे भी, सो दैट मैं अपने फ्यूचर लॉस को रिकवर कर सकूँ। दैट इज़ योर प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि प्रॉफिट हो रहा है, फ्यूचर में प्रॉफिट दिख रहा है, अरे प्रॉफिट है, वेरी गुड, गो फॉर इट, पार्टी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू सी कि फ्यूचर में लॉस है तो तब की तब प्रोविज़न बनाओ, उसके लिए पहले से ही पता है बारिश का मौसम आ रहा है तो वहाँ पे इंतज़ाम कर दो भाई कि आपके शोरूम पे पानी ना घुसे, दैट इज़ योर प्रोविज़न। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल इसकी बात कर रहे हैं, तो मतलब अलग से पैसा निकालना इज़ योर प्रोविज़न। सो दिस इज़ हाउ योर ऑल प्रिंसिपल वर्क्स। मैंने आपको सारे प्रिंसिपल यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। अब हम करने वाले हैं कि हम कंपनी को कैसे फॉर्मेट करते हैं। कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए देखो हम इस मोड पे आ गए हैं। हम कंटिन्यू करें एजुकेशनल मोड से। हम एजुकेशनल मोड में क्या, लाइसेंस वाले वर्जन में और एजुकेशन में क्या फ़र्क रहता है। लाइसेंस वर्जन एक तो प्रीमियम वर्जन हो गया, मतलब जब आप पेमेंट करते हो, ठीक है, और एजुकेशनल मोड हो गया जब आप नॉर्मली पढ़ते हो। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, मतलब प्रीमियम के बिना दोनों में डिफरेंस सिर्फ होता है डेट्स का। मतलब जो प्रीमियम पेमेंट वाला वर्जन है ना, उसमें तो आप डेट यूज़ कर सकते हो, 1 से लेकर 30 तक की सारी डेट्स आती हैं। यहाँ पे केवल 1, 2 और 30 मिलेगी, बीच की डेट्स गायब रहती है, सो दैट आप पूरे रिकॉर्ड मेंटेन ना कर पाओ। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के लिए हम ये कर सकते हैं, तो इसलिए हम कर लेंगे। ओके, अब हम बनाने वाले कंपनी। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वाले हैं। रिकॉर्ड किसका मेंटेन करेंगे, बिजनेस का करेंगे। तो यहाँ पे टैली के अंदर बिजनेस को कंपनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंपनी बोला जाता है। तो बेसिकली आप कंपनी तैयार कर रहे हो, दैट मीन्स आप बिजनेस का इन्फॉर्मेशन तैयार कर रहे हो। पहले बिजनेस की एक प्रोफाइल भी तो बनानी पड़ेगी, तभी तो उसके अंदर काम करोगे। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे क्या डायरेक्टली पोस्ट कर पाते हो, नहीं ना, इंस्टाग्राम लॉगिन भी नहीं कर पाते हो, उसके कोई फीचर भी नहीं देख पाते हो। पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही टैली में आप कोई काम कर रहे हो, तो उसके लिए पहले कुछ काम करने के लिए अपने को प्रोफाइल तो बनाओगे, एक बिजनेस प्रोफाइल तो बनाओगे, अपने बिजनेस की प्रोफाइल तो बनाओगे। तो वही वाले काम है, उसको बोलते हैं कंपनी। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, इसकी टर्मिनोलॉजी, ये कैसे काम करता है।
काम के मामले में मैं आपको बता देती हूँ, आपको अगर कहीं पे भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, फॉरवर्ड मतलब आगे जाना है, आगे 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 जाना है, तो आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करके आगे आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए बैकवर्ड आना है, बैकवर्ड आना है तो आप स्केप प्रेस करेंगे, स्केप से आप एंटर आ जाते हैं, या कोई भी चीज़ हुई है तो उसे अंडू हो जाती है। अगर हमें कहीं येस लिखना है या नो लिखना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह येस और नो आएगा, तो वाई प्रेस करके आप एंटर कर दें या नो प्रेस करके आप एंटर कर दें तो वो आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, हर एक जगह ना एक लेटर लिखा होगा, जैसे के लिख दिया, एल लिख दिया, एम लिख दिया, कोई भी लेटर लिखा हो, उसके नीचे ना ऐसे अंडरलाइन होगी, सिंगल अंडरलाइन। तो जब सिंगल अंडरलाइन होती है तो ऑल्ट के साथ उसको प्रेस करो, जैसे ऑल्ट के, ऑल्ट एल, ऑल्ट एम, तो दैट इज़ योर शॉर्टकट की। यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारी शॉर्टकट की वहाँ पे टैली में लिखी होती है। या फिर अगर मान लो किसी के नीचे डबल मिल गई, डबल एल, ये एम के नीचे डबल लाइन, तो इसका मतलब है कंट्रोल के साथ इन्हें प्रेस करो, कंट्रोल एल, कंट्रोल के, कंट्रोल एम। तो ये टर्मिनोलॉजी है टैली को काम करवाने की, मतलब काम करने पे आपको ये धीरे धीरे आदत हो जाएगी, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ इनको याद करने का तरीका। सिंगल लाइन है ऑल्ट प्रेस करो, डबल लाइन है कंट्रोल प्रेस करो, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। चलिए एजुकेशनल मोड को क्लिक करो, हमें क्या, दैट इज़ योर गेटवे ऑफ टैली, दिख रहा है आपको ये गेटवे ऑफ टैली, दैट इज़ योर गेटवे ऑफ टैली, जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं जिसे हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आज हम बनाएंगे कंपनी। जब भी हम कोई कंपनी बनाते हैं, देखो मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है विच इज़ नानकी प्राइवेट लिमिटेड, हम कोई भी कंपनी बनाते हैं तो वो यहाँ शो करती है, जो भी कंपनी ओपन रहती है। करंट पीरियड, करंट पीरियड क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। करंट डेट क्या है, सैटरडे 1 जून, ये मैंने डेट गलत डाली हुई है, मैंने चेंज नहीं किया, तो हम इसे बाद में चेंज कर लेंगे या यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आज की क्या डेट है, 26, ये नहीं लेगा, शायद नहीं लेगा, 26/9/2024, हाँ इसने नहीं लिया, बट कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें कंपनी फॉर्मेट करनी है तो कंपनी के अंदर जाना पड़ेगा। कंपनी के आगे क्या लिखा है, के नीचे सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है तो क्या करेंगे, ऑल्ट के प्रेस करेंगे, ऑल्ट के प्रेस करो। यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आ जाता है क्रिएट, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शट। मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्रिएट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ क्रिएट करनी हो मतलब बनानी हो, कुछ भी नया बनाना है क्रिएट करना है। ऑल्टर, जो बना रखा है उसी में ही कुछ ठीक करना है, कुछ ठीक करना है, तो आपका क्या आएगा, ऑल्टर आएगा, ठीक है। शट मतलब क्या होता है, बंद करना। एंड सेलेक्ट मतलब क्या होता है, मान लीजिए बहुत एक से ज़्यादा कंपनीज बना रखी है, कुछ एक से ज़्यादा कोई फीचर है तो हम सेलेक्ट का ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया क्रिएट, ऑल्टर, चेंज, कुछ भी चेंज करना है, कोई कंपनी चेंज करनी है, सेलेक्ट, शट, हमें क्रिएट करनी है तो हम। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, जैसे शट ऐसे लिखा हुआ है शट, और ये एस ना ऐसे डार्क और ब्लू हो रखा है, ऐसे डार्क हो रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इस शर्ट को या तो खुद से मैन्युअली जाकर एंटर प्रेस करके उस शर्ट में चले जाओ, या फिर क्या डायरेक्टली एस प्रेस कर दो तो शर्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्रिएट लिखा है, क्रिएट, और सी डार्क हो रखा है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अगर मैंने सेलेक्ट लिखा है, सेलेक्ट, और इसमें ई को डार्क किया हुआ है, ई ऐसे डार्क है एकदम, तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैंने सिर्फ वहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था। अभी हम क्रिएट करने वाले हैं तो हम क्रिएट में एंटर कर देंगे, क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले कंपनी डेटा पाथ, दैट मीन्स जो मैं ये कंपनी बना रही हूँ और इसमें जो भी मैं काम करूँगी तो ये कहाँ सेव होगा, कहाँ सेव होगा, वो सी ड्राइव में सेव होगा। ओके फाइन, अगर मैं ड्राइव चेंज करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, बट मुझे नहीं करना तो मैं यहाँ रखूँगी। कंपनी का नेम डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं, तनु सिंह प्राइवेट लिमिटेड। मैं अभी बहुत ही बेसिक कुछ लिख रही हूँ, अपने नाम के साथ लिख दिया, आप भी लिख लीजिए। मुझे आगे जाना है, नेक्स्ट उसमें जाना है तो डाउन एरो से भी जा सकते हैं और एंटर करके भी जा सकते हैं, ठीक है। मेलिंग नेम मतलब आपको कोई और नाम देना है, नहीं मुझे यही देना है। एड्रेस में कुछ भी डाल देती हूँ, मैंने यहाँ ऐसे नार्नल डाल दिया, ओके। स्टेट
ऐसे डबल एंटर करके मैं यहाँ नीचे आ गई, HAR लिखा ऊपर, यहाँ देखो राइट साइड में सारे स्टेट्स आ रही हैं मेरे, तो यहाँ पे मैंने हरियाणा सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। पिन कोड 123001 डाल दिया। टेलीफोन कुछ भी डाल दो, ठीक है। मोबाइल कुछ भी डाल दो, ओके फाइन। फैक्स नंबर कोई है तो डाल दीजिए। ईमेल कोई है तो आप डाल दो tanusinghal@gmail.com, ठीक है। वेबसाइट कोई है तो डाल दो। नीचे देखो ये ऊपर चला गया है, यहाँ से मुझे पीछे जाना है तो बैक स्पेस से आई। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर है शुरू कब से हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, हमने बिजनेस ही जून में शुरू किया है तो मैं तो जून से ही लिखना शुरू करूँगी, अप्रैल की कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाऊंगी, तो आप ये कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर तो मेरा 1 अप्रैल से शुरू होगा। बुक्स कब से शुरू हो रही है, मान लीजिए मेरा जून से मैंने कोई बिजनेस किया है तो मैंने जून से मैं शुरू कर लेती हूँ, ठीक है। इसको आप नो ही रखो। मैं ना इसको 1 अक्टूबर कर देती हूँ क्योंकि अब अक्टूबर आने ही वाला है, तो वहीं से ही सारी चीज़ चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है सेट टेली वोल्ट पासवर्ड, और ये हो सकता है आपके में ये सिक्योरिटी वाला ऑप्शन ना आ रहा हो, तो देखो नीचे राइट हैंड साइड पे ना मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ F12 पे यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ये आपको नो हो रखे होंगे कि जैसे कि क्या है कि पढ़ के देखें। सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, यस। टेली वोल्ट पासवर्ड लगाना है, यस। अभी के लिए मैं नो कर देती हूँ कि मुझे कोई पासवर्ड नहीं लगाना। एक्सेस कंट्रोल, ये भी एक तरीके का पासवर्ड होता है, मैं आपको कल समझाऊंगी ये वाले पासवर्ड, विच इज़ नो। एंड प्रोवाइड, बस आपने एंटर कर दिया तो देखो अब मेरा सिक्योरिटी वाला चला गया। अगर मुझे लाना होता तो मैं वहाँ yes कर देती, तो यहाँ सिक्योरिटी वाला आ जाता। सिक्योरिटी से क्या है, आप पासवर्ड लगा सकते थे। पासवर्ड वाली चीज़ हम कल करेंगे, अभी के लिए आप ये कंपनी बनाएं। एंड अब आप एंटर करके नीचे आएंगे, देखिए इसमें डायरेक्टली नीचे नहीं जा सकते, आपको हर काम एंटर करके ऐसे नीचे आके करना पड़ेगा। यहाँ से आपके पास करेंसी आ जाती है। हम देखो हम इंडिया में हैं, हम जितनी ट्रांजैक्शन करेंगे हम INR में करेंगे इनिशियली, तो हम इसे INR रखेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने पे ये देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में पूछेगा कि जो भी आपने काम किया वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं, येस और नो। तो आपको सिंपली या तो डायरेक्टली एंटर करना है, एंटर को वो हमेशा येस मानेगा। अगर आप नो करना चाहते हो तो एन प्रेस कर दो, तो वो चला गया, मैंने एन प्रेस किया था, लेकिन अब मुझे तो वो करना है तो मैं नीचे लेकर आऊँगी इसे। एंड मैं येस या तो वाई प्रेस कर दूँ या फिर एंटर कर दूँ, तो मैंने एंटर कर दिया, तो अभी ये सेव हो रहा है। अच्छा, अब ये मुझसे पूछेगा जो कंपनी क्रिएट हुई है वो तो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, लेकिन आप किस तरीके की चीज़ें चाहते हो, तो पढ़ के देखो। मेंटेन अकाउंट करना चाहते हो, यस मैं अकाउंट्स मेंटेन करना चाहती हूँ। एनेबल बिल वाइज एंट्री करना चाहते हो, हाँ मैं तो हर एक बिल बनाना चाहती हूँ ना, मैं एक एक बिल की एंट्री करूँगी, यस। इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हो, दैट मीन्स स्टॉक को मेंटेन करना चाहते हो, बिल्कुल करना चाहती हूँ। इंटीग्रेट अकाउंट करना चाहते हो, हाँ बिल्कुल। GST, मेरा अभी GST नंबर नहीं ले रखा, मेरा नया बिजनेस है, नो कर दो, ठीक है। बाकी TDS, जब GST नहीं लगा TDS क्या, और उसके बाद यस आपकी बन गई है। यहाँ पे देखो तनु सिंघल प्राइवेट लिमिटेड, देखो नीचे वो कंपनीज दिखती हैं जितनी कंपनीज हैं, ऊपर जो डार्क में लिखी होती है दैट मीन्स वो आपकी कंपनी है जो कि अभी खुली हुई है। अगर आप कोई भी काम करते हो तो उस कंपनी के अंदर होता रहेगा। आप एक टेली के अंदर बहुत सारी कंपनीज क्रिएट कर सकते हो। अभी उसके अंदर लिख के आ रहा है नो वाउचर्स एंटर, दैट मीन्स एक भी ट्रांजैक्शन उसमें नहीं हुई है, ठीक है। एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कंपनी में गए और हमें कुछ ऑल्टर करना है, तो ऑल्टर पे गए, तनु सिंघल वाले में करना है, तनु सिंघल पे क्लिक किया और वापस से आप इस पे आ जाएंगे, ताकि आपको कुछ भी चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। मैंने आपको बोला था ऑल्टर से आप चेंज कर सकते हो, बट मुझे नहीं करना। मैं यहाँ नीचे आऊँगी एंड इसको एंटर करके सेव कर दूँगी। अरे बाबा, एस्केप से मैं बाहर आऊँगी, एस्केप से बाहर आ गई। उसके बाद मान लीजिए मैं कुछ चेंज करना चाहती हूँ, किस में चेंज करना चाहती हूँ, इसको चेंज करना चाहती हूँ। अभी तो कुछ एंट्री ही नहीं है तो हम क्या ही चेंज करेंगे। उसके बाद शट करना चाहती हूँ तो कंट्रोल F3 से कर सकती हूँ। देखो वो शट हो गई, तनु सिंघल वाली चली गई, लेकिन मुझे अब वो चाहिए तो मैं सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से देखूँगी मुझे कौन सी कंपनी चाहिए, तनु सिंघल प्राइवेट लिमिटेड चाहिए। इस पर क्लिक किया तो वो खुल गई है। इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे है आपकी F3 से चेंज करते हैं, सेलेक्ट से ऑल्ट F3 करते हैं, शट से कंट्रोल F3 करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आपने कंपनी बनानी है, क्रिएट करनी है, तो आप क्या प्रेस करेंगे, के नीचे ये है ऑल्ट की, ठीक है। आपने कंपनी चेंज, सेलेक्ट और शट होता है कंट्रोल F3 से, सेलेक्ट होता है, हम देख लेते हैं, सेलेक्ट होता है ऑल्ट F3 से,
हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, F3 के नीचे ये, और ये F3 के नीचे डबल ये, और चेंज के लिए हम F3 प्रेस करते हैं। तो ये आपकी शॉर्टकट कीज़ आप याद रख सकते हो, जिससे आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हो। इनिशियली डायरेक्टली भूल जाओगे, देखो इनके आगे इनकी शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं, यहाँ से आपको जैसे ही काम करने लगोगे ये याद रहेगा। ये था कंपनी का फॉर्मेशन। कल मैं आपको जो सिखाऊंगी, देखो मैंने यहाँ पे भी जो बना रखे थे ना फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे पूरा ये लिखा हुआ था कि इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, कल मैं आपको इसका इंटरफेस भी पूरा करा दूंगी, और साथ ही साथ में आपको पासवर्ड लगाना। देखो मैंने यहाँ पे पूरा एग्जांपल से समझा रखा है, 2 टाइप के पासवर्ड होते हैं। इन पासवर्ड्स के बारे में सारी बात कर लेंगे। पासवर्ड्स का करने के बाद हम लोग मास्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये रहे हमारे, हाँ इसी में ही है मास्टर्स, जो मेनली टैली में शुरू हो जाएगा सारा काम, जहाँ पे आप लोग थ्योरी भी और डीपर लेवल पे पढ़ने वाले हो एंड प्रैक्टिकल भी और डीपर लेवल पे करने वाले हो। हाँ, हमारा सेशन थोड़ा लंबा ज़रूर होता है, बट हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी। ओके, बाय, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।